सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें ऑलरेडी डिफरेंट स्टेट के जो जेनको एग्जाम हुए थे पास्ट में उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने महाराष्ट्र का यानी कि महाजेनको का AJE पेपर है वो डिस्कस किया है। उसके साथ साथ तमिलनाडु का भी हम लोगों ने जो जेनको का एग्जाम हुआ था उसके भी पेपर है वो डिस्कस किया है। आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की बारी है MP की यानी कि मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 2019 में जो पेपर हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर का, वो हम लोग आज से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर इज इन केस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस द रेशो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट एनर्जी टू द इंसिडेंट लाइट एनर्जी इज नोन एज। ऑप्शन है रिफ्लेक्शन फैक्टर, डिफ्यूजन फैक्टर, रिफ्रैक्शन फैक्टर एंड एब्जॉर्प्शन फैक्टर। ओके, हम लोग पढ़ के भी इजीली समझ में आ सकता है। रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट टू इंसिडेंट लाइट, तो क्या हो सकता है? ऑप्शन से पता चलेगा तो रिफ्लेक्शन फैक्टर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन फैक्टर, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट लाइट ये रेशियो होता है। ओके, यहाँ पे देख भी लेते हैं। द रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट टू द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्शन फैक्टर। यहाँ पे मेंशन किया है। डिनोमिनेटर में इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में इंसिडेंट लाइट ही है। सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन फैक्टर। द रेशियो ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट टू द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड एज अ एब्जॉर्प्शन फैक्टर। डिनोमिनेटर में हमेशा इंसिडेंट लाइट ही रहेगा। ऊपर रिफ्लेक्टेड आया तो रिफ्लेक्टेड फैक्टर, एब्जॉर्ब लाइट आया तो एब्जॉर्प्शन फैक्टर। ओके, तो इससे रिलेटेड इल्यूमिनेशन हम लोगों ने इन डिटेल में एक डिफरेंट चैप्टर डिस्कस किया है। उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इससे रिलेटेड बहुत सारे डेफिनेशन भी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया है। लॉज होते हैं क्या क्या, लैम्प कौन से टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस की है। क्वेश्चन भी वहाँ पे डिस्कस किए, आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट लुमिनस एफिकेसी या फिर हम लोग उसको एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है सोडियम लैम्प, हेलोजन लैम्प, थर्ड वन इज फ्लोरेसेंट लैम्प एंड ऑप्शन 4 इज मर्क्यूरी लैम्प। के तो हम लोग क्या पूछा है, लोवेस्ट लुमिनस एफिकेसी किसका होता है? तो सबसे पहले लुमिनस एफिकेसी क्या होता है हम लोग देखते हैं डेफिनेशन, तो आइडिया आ जाएगा। द लुमिनस एफिकेसी ऑफ अ लाइट सोर्स इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द विजिबल लाइट एंड इज टिपिकली मेजर्ड इन लूमेंस पर वैट। सो बेसिकली हम लोग उसको इफिशिएंसी भी कह सकते हैं कि इतना इनपुट दे रहे हैं उसके बदले में कितना आउटपुट है वो जनरेट कर रहा है। यूनिट उसका लूमेंस पर वैट में होता है। द लोअर द लुमिनस एफिकेसी द लेस इफिशियंट द लाइट सोर्स इज एट प्रोड्यूसिंग द विजिबल लाइट फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, सीधी सी बात है। देखते हैं हम लोग एक एक लैम्प का। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे मैंने टेबल फॉर्म में लिखा है। हेलोजन लैम्प, मर्क्यूरी लैम्प, फ्लोरेसेंट लैम्प एंड सोडियम लैम्प। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा है मैंने। लुमिनस एफिकेसी किसका ज़्यादा होता है यानी कि लुमेंस पर वैट। हेलोजन लैम्प का सबसे कम होता है, उसके बाद मर्क्यूरी लैम्प का, उसके बाद फ्लोरेसेंट लैम्प का और उसके सबसे आखिर में होता है सोडियम लैम्प का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टेबल में या फिर एक ग्राफिकल फॉर्म में एक बार देख सकते हैं कौन से ईयर में ये इन्वेंट हुआ था या फिर कौन से ईयर तक हम लोग उसको यूज़ कर रहे थे और उसका लुमिनस एफिकेसी है वो कितना है। ओके, ये जो यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हेलोजन लैम्प सबसे नीचे, उससे भी कम है इनकैंडेसेंट लैम्प है। तो अगर पूछा जाए तो इनकैंडेसेंट लैम्प सबसे कम होता है, उसके ऊपर आता है हेलोजन लैम्प, उसके बाद आता है मर्क्यूरी लैम्प। ओके, यहाँ कहीं पे आपको दिखाई देगा जो 50-60 के बीच में उसका रेंज है। उसके बाद है फ्लोरेसेंट लैम्प एंड सबसे आखिर में टॉप पे होता है सोडियम वेपर लैम्प। लेकिन अभी LEDs जो आए हैं वो सबसे सुपीरियर है, तो ये अभी सबसे ज़्यादा जो उसका एफिकेसी है वो सबसे ज़्यादा यानी कि ऑलमोस्ट 150 लूमेंस पर वैट के ऊपर। ओके, तो आप ये टेबल और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से इजीली समझ सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, सोडियम लैम्प है वो। सॉरी, लोवेस्ट पूछा है ना, तो लोवेस्ट अपना हेलोजन लैम्प है। ओके, और मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट पूछा इन ऑप्शन में से तो सोडियम लैम्प है वो सबसे ज़्यादा उसका आंसर आएगा। ओके, हाँ, हेलोजन लैम्प सबसे कम है एंड सोडियम वेपर लैम्प सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ पर्सन टचेस अ इलेक्ट्रिकली लाइव पार्ट ऑफ अ डिवाइस द पोटेंशियल बिटवीन द हैंड एंड द फुट इज नोन एज। एक पर्सन ने अगर किसी लाइव वायर को टच किया या फिर लाइव पार्ट को, फॉल्टी पार्ट को जिसमें से लाइव करंट फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल बिटवीन द उसके हैंड और फुट के बीच में जो पोटेंशियल रहेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल, टच पोटेंशियल या फिर हैंड पोटेंशियल। ओके, यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं ये एक फॉल्टेड स्ट्रक्चर है और ये एक पर्सन है, उसको हैंड है वो यहाँ पे फॉल्टेड स्ट्रक्चर को टच किया है और उसके जो फुट है वो ग्राउंड पे टच है। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो कोई भी पोटेंशियल रहता है बिटवीन द हैंड एंड द फुट उसे हम लोग कहेंगे टच पोटेंशियल। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है मैंने इन डिटेल में, आप पढ़ सकते हो। और अगर एक पर्सन के 2
स्टेप्स के बीच में जो कोई भी पोटेंशियल हम लोगों को मिलता है उसे हम लोग कहेंगे स्टेप पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी से फॉल्ट वगैरह कुछ भी होते उससे रिलेटेड भी हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो डिस्कस की है इन डिटेल में, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अपना जो आंसर है वो है टच पोटेंशियल बिटवीन द हैंड एंड अ फुट इज नोन एज अ टच पोटेंशियल। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर सेमी एनक्लोज रिवायरेबल फ्यूज द फ्यूजिंग फैक्टर इज यूजुअली, ऑप्शन है 1.45, 1.9, 0.5 एंड 0.95। तो सेमी एनक्लोज रिवायरेबल फ्यूज का एक फ्यूजिंग फैक्टर है वो क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। फ्यूजिंग फैक्टर इट इज़ अ रेशो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट एंड द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। ओके, यहाँ पे मैंने रेशो के फॉर्म में भी लिखा है। द मिनिमम फ्यूजिंग करंट यानी कि ये वाला मिनिमम फ्यूजिंग करंट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट ड्यू टू विच फ्यूज मेल्ट। कौन से मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट पे फ्यूज है वो मेल्ट होता है, उसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं न्यूमरेटर में। एंड जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया है करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज, द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट ड्यू टू विच द फ्यूज डज नॉट गेट मेल्ट। मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है जहाँ पे फ्यूज मेल्ट नहीं होता है, और मिनिमम फ्यूजिंग एलिमेंट मतलब मिनिमम कौन सी वैल्यू है करंट की जहाँ पे फ्यूज मेल्ट होता है। तो ऑब्वियसली जो करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज रहेगा यानी कि जहाँ पे फ्यूज मेल्ट नहीं हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू, उसका वैल्यू कम रहेगा, और जहाँ पे मेल्ट हो रहा है उसका वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगा। सो बेसिकली द फ्यूजिंग फैक्टर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा, क्योंकि न्यूमरेटर का वैल्यू ग्रेटर रहेगा एज कम्पेयर टू द डिनोमिनेटर। सो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 1। तो फ्यूज से रिलेटेड भी हम लोगों ने वीडियो बनाया है इन डिटेल में, ऊपर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। Additional information, the small values of the fusing factor greater is the chance of deterioration of the fusing element due to overheating and oxidation. So अपना जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। For a semi enclosed or a rewirable fuse which employs the copper as the fusing element, the value of fusing factor is usually 1.9 to 2। ओके, यही हम लोगों को पूछा था, सेमी एनक्लोज या फिर रिवायरेबल फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर है वो कितना होता है। तो हम लोग यूजुअली कॉपर वगैरह यूज़ करते हैं, तो इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो कॉपर यूज़ करते हैं, उसका फ्यूजिंग फैक्टर है 1.9 से लेके 2 के बीच में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1.9 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बेसिकली उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए, करेक्ट। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होती तो आप एलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ओके, कैन नॉट बी यूज, कौन सा है वो यूज नहीं होगा, ऐसा इन्होंने पूछा है। कैन नॉट बी यूज इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। उसके लिए सबसे पहले आपको उसका जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है हम लोग उसका जो रोटर है वो हम लोग एल्यूमिनियम या फिर कॉपर के एंड रिंग से वो शॉर्ट सर्किट कर देते, करेक्ट। ये कंप्लीट रोटर है, और उसका जो और हम लोग इसमें यहाँ पे जो रोटर बार्स है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। प्रॉपर वाइंडिंग वगैरह यूज़ नहीं करते स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में। देखो यहाँ पे रोटर बार्स विच इज स्लाइटली स्क्यूड। तो हम लोग जो रोटर बार्स है वो हम लोग एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इसके वजह से उसके अंदर है वो करंट फ्लो होता है, और इसी के वजह से जो इंडक्शन मोटर है वो बेसिकली रोटेट करती है। ओके, सो एल्यूमिनियम और कॉपर एंडरिंग के वजह से हम लोग ये जो बार्स है वो क्लोज करते हैं। तो हम लोग इसमें एडिशनल कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह है वो हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। जो यूजुअली हम लोग करते हैं रेजिस्टेंस के हेल्प से स्पीड कंट्रोल हम लोग करते हैं, लेकिन शॉर्ट सर्किटेड विद द एंडरिंग के वजह से यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल कोई भी रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल जो मेथड है वो ये पर्टिकुलर मोटर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बाकी का जो अपना स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है वहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा करके स्पीड कंट्रोल है वो कर सकते हैं। रिमेनिंग जो 3 मेथड्स है वो हम लोग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में यूज़ कर सकते हैं, जो है स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, स्टेटर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड स्टेटर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल यानी कि V/F कंट्रोल। ओके, तो रोटर बार से हम लोग स्लाइटली स्क्यू करते हैं। तो स्लाइटली स्क्यू क्यों करते हैं, मीन्स ये पर्पज़ क्या है, स्क्यूइंग करने का बेसिकली पर्पज़ क्या है, ये आप हमें नीचे कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर डीसी ड्राइव गिव्स डैश क्वाड्रेंट ऑपरेशन। कौन से क्वाड्रेंट का ऑपरेशन है, सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर यानी कि बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर है वो कौन से क्वाड्रेंट में वर्क करता है, 1 2 3 कौन से क्वाड्रेंट में वर्क करता है, नहीं कितने क्वाड्रेंट में वर्क करते हैं। मतलब 1 क्वाड्रेंट में सिर्फ उसका 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है, 3 क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है, या फिर
4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है। ओके, हम लोग उसका एक बार डायग्राम देखते हैं और क्वाड्रेंट ऑपरेशन भी चेक कर लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम में सिर्फ एक डायोड रहेगा और कोई भी एक लोड रहेगा, पर्टिकुलरली यहाँ पे RL लोड लिया है। तो जो करंट है डायोड के वजह से वो हमेशा उसके एनोड से लेके कैथोड के बीच में ही फ्लो होगा, यानी कि सिर्फ यूनिडायरेक्शनल करंट ही फ्लो होगा। ओके, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो वो ब्लॉक करेगा। और वोल्टेज हम लोग जब भी इसको पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तभी जो करंट है वो उसको पास करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे उल्टा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पे कोई भी करंट है वो फ्लो नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमेशा हमें जो पॉजिटिव वोल्टेज है और जो पॉजिटिव करंट है उसी के दौरान ही जो अपना हाफ वेव रेक्टिफायर है वो वर्क करता है। तो इसलिए जो हमें उसका क्वाड्रेंट ऑपरेशन मिलता है वो पॉजिटिव करंट के लिए और पॉजिटिव वोल्टेज के बीच में बेसिकली 1 क्वाड्रेंट या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन ही हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर वर्क्स इन अ 1 क्वाड्रेंट ऑपरेशन या फिर सिंगल क्वाड्रेंट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चॉपर ड्रिवन डीसी सीरीज मोटर इज सप्लाइड थ्रू अ डीसी सोर्स ऑफ अ 600 वोल्ट। इफ अ ड्यूटी साइकिल ऑफ अ चॉपर इज 60%, व्हाट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द मोटर। यहाँ पे डायग्राम इन्होंने नहीं दिया था, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर कोई भी स्पेसिफिक चॉपर नहीं कहा इन्होंने, यानी कि स्टेप अप है स्टेप डाउन है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट स्टेप डाउन चॉपर ही कंसिडर करते हैं ऑब्वियसली, जिसका डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। इन्होंने कहा है जो इनपुट वोल्टेज है यानी कि सोर्स वोल्टेज है वो 600 वोल्ट है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे 600 वोल्ट है। और जो लोड है यानी कि बेसिकली हम लोगों ने इसको मोटर को कनेक्ट किया है, जो लोड है वो मोटर लोड है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो आउटपुट है वो कितना दिखाई देगा टर्मिनल वोल्टेज पे, इसका वोल्टेज कितना दिखाई देगा। और जो ड्यूटी साइकिल है वो है 60%। हमें सभी लोगों को पता है जो स्टेप डाउन चॉपर होता है वो होता है V0 या फिर आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू ड्यूटी साइकिल मल्टीप्लाई बाय द इनपुट वोल्टेज या फिर VDC। तो ड्यूटी साइकिल कितना है 60% यानी कि 0.6 हम लोग कंसिडर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय VDC विच इज इक्वल टू 600 वोल्ट। तो कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे 360 वोल्ट। ओके, यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि FET, द रेशियो ऑफ चेंज इन अ ड्रेन करंट टू द चेंज इन द गेट सोर्स वोल्टेज एट अ कॉन्स्टेंट ड्रेन सोर्स वोल्टेज इज कॉल्ड ट्रांसकंडक्टेंस, AC ड्रेन रेजिस्टेंस, एम्पलीफिकेशन फैक्टर या फिर पिंच ऑफ वोल्टेज। बेसिकली ये रेशियो है किसका है, बेसिकली चेंज इन द ड्रेन करंट टू द वोल्टेज। तो अगर आपको ये FET से रिलेटेड भी डायरेक्टली पता नहीं होगा तो कॉमन सेंस का भी यूज कर सकते हैं। इट इज बेसिकली ये रेशियो ऑफ, क्या कहा इन्होंने, ड्रेन करंट यानी कि ID, ऊपर करंट है और नीचे यहाँ पे वोल्टेज है। तो करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज यानी कि क्या होता है, बेसिकली ये कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। करेक्ट, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट हुआ, वोल्टेज V डिवाइडेड बाय I हुआ, तो ये रेजिस्टेंस का होता है। तो I बाय V करेंगे तो ये बेसिकली कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो आप डायरेक्टली इससे टिक कर सकते थे कि ये ट्रांसकंडक्टेंस इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। लेकिन हम लोग इन डिटेल में अभी क्वेश्चन आया है तो सारे रेशियोज है वो एक बार देख लेते हैं। सो ट्रांसकंडक्टेंस जिसे हम लोग डिनोट करते हैं GM से, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन द ड्रेन करंट टू द चेंज इन द गेट टू सोर्स वोल्टेज कीपिंग द ड्रेन सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट हम लोग क्या रखते हैं यहाँ पे। अगर दिखाई नहीं देता तो मैं यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये है चेंज इन द ड्रेन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन द गेट सोर्स वोल्टेज, और यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट क्या रख रहे हैं, सो VDS है वो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट रख रहे हैं। सेकेंड है डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस, इट इज़ अ रेशियो ऑफ RD इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज यानी कि चेंज इन द VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू द चेंज ऑफ द ड्रेन करंट यानी कि डेल्टा ID। देखो V/I यानी कि बेसिकली रेजिस्टेंस होगा, ये हम लोग कॉमन सेंस भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट वाला वैल्यू रहेगा VGS यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो, एंड एम्पलीफिकेशन फैक्टर। अभी देखो कोई भी एम्पलीफिकेशन फैक्टर रहेगा या फिर गेन रहेगा तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कॉमन टर्म्स ही होते हैं। करेक्ट, करंट हुआ या फिर वोल्टेज हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग में आपको है वो आंसर है वो हमेशा मिलता है, गेन या फिर एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द चेंज इन द ड्रेन वोल्टेज या फिर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS जिसे हम लोग डिनोट करते हैं, एंड डिवाइडेड बाय द चेंज इन द गेट वोल्टेज या फिर चेंज इन द गेट टू सोर्स वोल्टेज। ओके, तो ये वोल्टेज अपन वोल्टेज है यानी कि एम्पलीफिकेशन फैक्टर आया। ओके, सो इट ऑल्सो कैन बी रिटर्न एज अ, अगर हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ID और ID है वो कैंसल आउट हो जाएगा। करेक्ट, तो ये हो जाएगा VDS डिवाइडेड बाय VGS। ओके, ये ID और ये ID कैंसल आउट हो जाएगा। सो इट इज बेसिकली चेंज इन द VDS डिवाइडेड बाय द चेंज इन द VGS। ओके, यहाँ पे वही लिखा है इन डिटेल।
क्या आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बीजेटी हैविंग अ कॉमन बेस कनेक्शन एमीटर करंट इज 1 मिली एम्पियर एंड कलेक्टर करंट इज 0.95 मिली एम्पियर, व्हाट विल बी द बेस करंट। डायरेक्टली हम लोगों को रिलेशन तो पता है कि जो एमीटर करंट होता है इट इज़ एडिशन ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, करेक्ट। तो हमें आई बी का वैल्यू पूछा है ना, हाँ बेस करंट का वैल्यू पूछा है, तो आई बी हो जाएगा आई ई माइनस आई सी। एमीटर करंट कितना दिया है, विच इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर एंड माइनस 0.95 मिली एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.05 मिली एम्पियर। ये होगा अपना बेस करंट का वैल्यू। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरबेस रेजिस्टेंस यानी कि आरबीबी ऑफ अ यूजेटी इज द ऑर्डर ऑफ। ओके, तो ये फैक्चुअल डेटा है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो आप छोड़ के आ सकते हो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 5000 से लेके 10,000 के रेंज में इसका जो इंटरबेस रेजिस्टेंस है वो होता है। यूजुअली 4K से लेके 4K टू 10K के बीच में इसका जो इंटरबेस रेजिस्टेंस होता है, यानी कि आरबीबी जिसे हम लोग डिनोट करते हैं इन केस ऑफ यूजेटी, उसका रेंज होता है 4K से लेके 10K के बीच में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूजेटी से एक बार यूजेटी अगर आया है क्वेश्चन में तो सिंबल कंस्ट्रक्शन और उसका सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट है वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमीटर रहेगा एक और यहाँ पे 2 बेस है वो प्रेजेंट रहते हैं। करेक्ट, यहाँ पे 1 बेस 2 बेस और एक एमीटर है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे चैनल वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल में वीडियो पॉज करके। और यूजेटी का एप्लीकेशन हम लोग मोस्ट प्रोबेबली यूजेटी एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह उसको यूज़ करते हैं। ओके, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस और वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स इज नोन एज। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने कहा था आप कॉमन सेंस से भी उसको आंसर कर सकते हो। प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस और द वेरिएशन, तो कोई भी वेरिएशन या फिर चेंजेस से अगर हम लोग उसको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली उसको हम लोग ज़्यादा स्टेबलाइजेशन उसको कर सकते हैं, करें, क्योंकि वेरिएशन जितना ज़्यादा होगा उतना वो स्टेबल नहीं हो सकता है। कोई भी वेरिएशन आया तो उसका फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो हम लोग बेसिकली उसको स्टेबल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि बेसिकली इट इज नोन एज अ स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। साथ साथ में अभी हम लोग देखते हैं बाइसिंग है वो क्या होता है। सो बाइसिंग 3 टाइप के बाइसिंग है, ऑप्शन में बाइसिंग भी था इसलिए हम लोग बाइसिंग है वो डिस्कस कर रहे हैं। बेस बाइसिंग, कलेक्टर टू बेस बाइसिंग एंड वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। हो गई, यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये बेस है वो डायरेक्टली हम लोगों ने सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे जो बेस है वो कलेक्टर के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हम लोगों वोल्टेज डिवाइडर, ये देखो ये रेजिस्टर है और ये दूसरा रेजिस्टर है, तो ये 2 रेजिस्टर के हेल्प से ये जो वोल्टेज है ये हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। इसके वजह से इसको वोल्टेज डिवाइडर या फिर पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग इसको कहते हैं। कि बाइसिंग मतलब बेसिकली उसको कोई भी वोल्टेज सोर्स वगैरह प्रोवाइड करने की वजह से वो ऑपरेट करे। सो पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग के थर्ड वाला जो है, इट प्रोवाइड्स द बेस स्टेबलाइजेशन ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ये भी शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे आने वाले एग्जाम में कि इन तीनों में से कौन सा जो बाइसिंग प्रोसेस है, कौन सा जो बाइसिंग मेथड है वो बेस्ट बाइसिंग है फॉर स्टेबलाइजेशन और इन ऑपरेशन और इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टेबलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर या फिर वोल्टेज डिवाइडर बायस है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज़ अ वोल्टेज गेन ऑफ 15 dB इफ द इनपुट सिग्नल वोल्टेज इज 0.8 वोल्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज। ओके, ऐसे टाइप में गिवन लिख देना एक बार या फिर थोड़ा शांति से क्या पूछा है पढ़ लेना और क्या दिया है ये भी पढ़ लेना। क्या दिया है, सबसे पहले हम लोगों को वोल्टेज गेन दिया है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले कहा था कि गेन दिया है मतलब इट इज़ अ रेशियो ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। ओके, गेन क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए वी। गेन क्या होता है, वी नॉट डिवाइडेड बाय वी आई, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इनपुट वोल्टेज। करेक्ट। अभी यहाँ पे इन्होंने दिया है एक्चुअल में गेन डीबी में, तो डीबी में गेन दिया है मतलब ये क्या हो जाएगा 20 लॉग ए वी, ऐसे हम लोग कह सकते हैं क्योंकि ये हमारा जो आंसर है वो डीबी में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे वी आई क्या दिया है, इनपुट वोल्टेज। वी आई का वैल्यू हम लोगों को पता है और वी नॉट का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे 20 लिख लेता हूँ मैं, 20 लॉग ए वी बाय ए वी मतलब वी नॉट बाय वी आई, तो वी नॉट में ऐसे ही लिख लूँगा। वी आई का वैल्यू है 0.8 विच इज़ इक्वल टू दिया है हम लोगों को 15। करेक्ट, ये हो जाएगा लॉग वी नॉट डिवाइडेड बाय 0.8 विच इज़ इक्वल टू
15 डिवाइडेड बाय 20। ओके, 15 डिवाइडेड बाय 20 मतलब ये बेसिकली हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेटर नहीं है तो भी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता रहूँगा। लॉग है मतलब ये लॉग टू द बेस 10 है। ओके, लॉग टू द बेस ई नहीं है, लॉग टू द बेस 10 है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे ये सॉल्व करने की कोशिश की, मतलब दोनों की जगह पे अगर एंटी लॉग ले लिया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा V0 डिवाइडेड बाय 0.8 विच इज़ इक्वल टू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4। करेक्ट, दोनों की जगह पे हम लोगों ने बेस 10 है, यहाँ पे लॉग टू द बेस 10 है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने राइट साइड पे 10 टू द पावर 3/4 कर दिया और लेफ्ट साइड का जो log टू द बेस 10 था वो हम लोगों ने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। तो अभी ये टाइप के जो क्वेश्चन है, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप अप्रोक्सीमेशन है वो कैसे कर सकते हो। ओके, इन डिटेल में ये मैं आगे ले लेता हूँ, ये हो जाएगा V0 का। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर है वो फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे। 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3/4। ओके, तो बेसिकली 10 टू द पावर 3/4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 10 टू द पावर 1/4 का क्यूब। करेक्ट, क्योंकि जो पावर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 टू द पावर 1/4 टू द पावर 3, यानी कि उसका क्यूब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग और फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो फर्दर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये इसका ऐसे लिख सकता हूँ, इसका भी पावर मैं 1/2 लिख सकता हूँ और इसका पावर में क्यूब ऐसे कर सकता हूँ। 1/4 को भी मैंने 1/2 और 1/2 में इसको डिवाइड कर दिया। ओके, 10 टू द पावर 1/2 यानी कि 10 टू द पावर हाफ, मतलब बेसिकली कितना होता है √10। करेक्ट, तो यहाँ पे हमें क्या बेसिकली फाइंड आउट करना है, √10 उसके ऊपर रूट आएगा और उसका क्यूब, यही हम लोगों को करेक्ट आंसर देगा, यानी कि 10 टू द पावर 3/4। करेक्ट, तो ये एक फैक्चुअल डेटा है। √10 का जो अप्रोक्सीमेटेड आंसर रहता है ना वो इक्वल टू रहता है पाई के। ओके, ये लिख लेना अगर आपको पता नहीं होगा तो। √10 का जो वैल्यू रहता है वो एक्चुअल होता है 3.16 एंड जो पाई का वैल्यू होता है वो 3.14। तो ऐसे टाइप के कैलकुलेशन में आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। 3.16 3.14 इतना बहुत दूर का आंसर आपको नहीं दिखाई देगा। ओके, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है, मैं यहाँ पे पाई ही लूँगा यानी कि 3.14 ही लेता हूँ। करेक्ट, और एक है मेथड √2 पाई। अभी ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने √2 के जगह पे √10 के जगह पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √पाई का क्यूब। करेक्ट, √10 को मैंने पाई से रिप्लेस कर दिया और उसके ऊपर और एक अंडर रूट आएगा और उसका क्यूब। तो √पाई का जो आंसर होता है वो आपको बाय हार्ट करना चाहिए। मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा स्पेशल फास्ट कैलकुलेशन रिलेटेड। मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई है, 2 पार्ट अभी तक उसके ये डिस्कस हो गए हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग यही डिस्कस करेंगे जो कॉमन फैक्चुअल डेटा होते हैं जो आपको माइंड में रखना है अपने कैलकुलेशन फास्ट करने से रिलेटेड। ओके, तो √पाई का जो वैल्यू होता है वो एक्चुअली 1.77 होता है, या फिर उसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करके 1.8 है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.8 का जो क्यूब है। ओके, तो इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 0.8 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 1.8 का अगर आप क्यूब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको जो अप्रोक्सीमेटेड आंसर मिलेगा वो 4.6 के अराउंड कुछ मिलेगा। ओके, अगर आप सॉल्व करोगे तो 4.6 के अराउंड आपको जो आंसर है वो मिलेगा। और अपने ऑप्शन में इसका जो गिवन नियर बाय इसका आंसर था वो था 4.5 वोल्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। कैलकुलेटर आपके पास प्रेजेंट है तो डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर कैलकुलेटर आपके पास अलाउड नहीं है तो ये जो 2 फॉर्मूला है ये आपको माइंड में होने चाहिए कि √10 है, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू पाई होता है, एंड √पाई है उसका जो वैल्यू है वो 1.77 या फिर 1.8 के करीब है वो उसका आंसर हम लोगों को मिलता है। ओके, तो आई होप आपको ये नया कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अभी तक आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो अभी वीडियो को लाइक कर देना। और चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट आर। तो जो बहुत सारे ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको डायरेक्टली इसका आंसर भी पता होगा। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को हम लोग डायरेक्टली पढ़ते वक्त भी आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की तरह ही पढ़ते हैं, उसका नाम ही हम लोग आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर ही पढ़ते हैं। तो इसलिए ऑप्शन जो 3 है वो डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। साथ साथ में अभी डायग्राम भी देख लेते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे ये एक ओपैम्प हम लोगों ने यूज़ किया है, एक फीडबैक रेजिस्टर है और एक आर कैपेसिटर और रेजिस्टर के यहाँ पे टोटल 3 यहाँ पे सेट्स है। करेक्ट, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर एज शोन इन द फिगर इट इज़ यूज टू इन्वर्ट द इनपुट ऑफ 180 डिग्री फेज डिफरेंस, यानी कि इनपुट में अगर हम लोगों ने कुछ भी वोल्टेज दिया तो आउटपुट पे उसका 180 डिग्री फेज डिस्प्लेस करके हम लोगों को मिलता है। यहाँ पे हम लोग 3 सेट देख सकते हैं आरसी का। करेक्ट, तो जो हर एक सेट है ना वो 60 डिग्री का फेज डिफरेंस है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे लिखा भी है
द सिंगल आरसी नेटवर्क यानी कि ये पर्टिकुलर आरसी नेटवर्क इट गिव्स द 60 डिग्री फेज शिफ्ट। तो ये 60 देगा, ये 60 एंड ये 60, तो टोटल 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो बेसिकली आरसी सर्किट का यूज़ करके हम लोग फेज शिफ्टिंग है वो प्रोवाइड कर दें। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है व्हाट कॉजेज द डिप्लीशन लेयर। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, डोपिंग, बैरियर पोटेंशियल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर रिकॉम्बिनेशन। डिप्लीशन लेयर है वो किसके वजह से फॉर्म होता है। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिप्लीशन लेयर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग लेते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, उन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। पी टाइप में होल्स है वो ज़्यादा रहते हैं और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। करेक्ट, अगर यहाँ पे पहले रिकॉम्बिनेशन कोई भी नहीं है तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ के जो होल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि बेसिकली होल्स है वो एन साइड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पी साइड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ इसके वजह से यहाँ पे जो एक लेयर है वो एक इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्म होगा, यानी कि निगेटिव आयंस का, और राइट साइड पे होल्स का है वो फॉर्मेशन होगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रिकॉम्बिनेशन है वो हो रहा है। ओके, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ के होल्स में जाके वो फिट हो रहे हैं, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो लेफ्ट साइड पे निगेटिव आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और राइट साइड पे होल्स आते हैं। इसके वजह से यहाँ पे एक वॉल टाइप बेसिकली हम लोग कह सकते हैं स्ट्रक्चर जनरेट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं डिप्लीशन रीजन। तो ये डोपिंग की वजह से भी नहीं आता है, ये रिकॉम्बिनेशन की वजह से आता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है क्या? नहीं। ऑप्शन जे देते हैं, डोपिंग की वजह से नहीं। डोपिंग की वजह से हम लोग पी टाइप और एन टाइप है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, प्योर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको एक्सट्रिंसिक कर सकते हैं। इसके वजह से पी टाइप और एन टाइप जनरेशन होते हैं, उसके वजह से डिप्लीशन लेयर नहीं होता है। तो ये गया। बैरियर पोटेंशियल भी यहाँ पे नहीं होगा। बैरियर पोटेंशियल मतलब वहाँ पे हम लोग वोल्टेज कितना है वो जनरेट होता है, फिर कितना वोल्टेज हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पे पोटेंशियल का नाम यहाँ पे लिखा है। तो पोटेंशियल की वजह से डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है क्या? नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फॉर्म होता है क्या? सिर्फ नहीं। इलेक्ट्रॉन्स और होल के रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो डिप्लीशन लेयर है वो फॉर्म होता है। तो इसलिए ऑप्शन जो 4 है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइन फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर इज। ओके, डायग्राम आपको गिवन नहीं था क्वेश्चन में। 50 हर्ट्ज एसी इनपुट है और उसका ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउटपुट है यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो हम लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ओके, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड मतलब क्या कि एक यूनिक वेवफॉर्म हम लोगों को मिलने में कितना सेकेंड्स लगता है। तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा वो है यहाँ पे 50 हर्ट्ज दिया है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब 50 हर्ट्ज के लिए जो टोटल हम लोगों को टाइम पीरियड मिलता है वो होता है 20 मिली सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद ये कंटिन्यू हो रहा है, मतलब यही अपना टाइम पीरियड है। आउटपुट में हाँ, ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट या फिर फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ इतना ही पोर्शन यूनिक है, उसके बाद ये जो वेवफॉर्म है ये रिपीट होते जा रही है। तो मतलब अपना जो यूनिक वेवफॉर्म है या फिर जो अपना टाइम पीरियड रहेगा वो गिवन का सिर्फ हाफ रहेगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं इट इज़ इक्वल टू 10 मिली सेकेंड। तो अगर टाइम हाफ हुआ तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा बेसिकली। तो इतना इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो 100 हर्ट्ज हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 मिली सेकेंड। ठीक है, 10 × 10⁻³ मतलब कितना हो जाएगा ये ऊपर 1000 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 100 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे 100 हर्ट्ज है अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए किटकैट फ्यूज द कटआउट इज। कटआउट क्या होता है? फ्यूज बेस होता है क्या? फ्यूज कैरियर होता है? फ्यूज वायर होता है या फिर फेज वायर होता है? ओके, किटकैट फ्यूज या फिर जिसे हम लोग रीवायरेबल फ्यूज भी कहते हैं, ये भी हम लोगों ने इन डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया है फ्यूज वाले चैप्टर में, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर लिंक आपको मिल जाएगी। रीवायरेबल फ्यूज है जिसे हम लोग ऑल्सो नोन एज अ किटकैट फ्यूज जिसे हम लोग कहते हैं। पोर्सिलिन बेस से हम लोग इसको बनाते हैं। ये जो बेस है ये पोर्सिलिन बेस का बनाते हैं। ये इसका बेस है और ये इसका कैरियर है। तो फ्यूज कैरियर इज अ इंडिपेंडेंट पार्ट विच इज़ ईजिली रिमूव और स्टक इन द बेस। आपने बहुत जगह पे देखा भी होगा, पुराने कंस्ट्रक्शन में हम लोग यूज़ करते थे। तो ये जो पार्ट है कैरियर वाला ये इसके अंदर यहाँ पे जाके फिट होता है, और ये जो ऊपर वाला वायर है इससे करंट आता है, ये आगे जाके इससे पास होता है और यहाँ से जो पाथ है वो कंप्लीट होता है। तो ये वाला जो वायर है वो फ्यूज़ वायर है। कह तो इन्होंने पूछा कि जो टोटल यहाँ पे जो रिमूवेबल पार्ट है वो क्या होता है। सो इट इज़ अ फ्यूज़ कैरियर, ना कि सिर्फ फ्यूज़ वायर। ओके, तो यहाँ पे फ्यूज़ बेस तो नहीं होगा, तो कटआउट या फिर जो बाहर आता है वो जो पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूज़ कैरियर, जिसमें फ्यूज़ को कैरी करता है उसे हम लोग कहेंगे फ्यूज़ कैरियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्यूज वायर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई रहेगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ओके, देखते हैं टेबल में। मटेरियल है टिन, लीड, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, यही चार ऑप्शन हमें गिवन थे। इसी असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज करके यहाँ पे दिया है। सबसे कम रहेगा मेल्टिंग पॉइंट टिन का, उसके बाद लीड का, एल्यूमिनियम, और सबसे आखिर में गिवन ऑप्शन में से था सिल्वर का। ओके, इसके साथ साथ मैंने गोल्ड और कॉपर का भी यहाँ पे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर ये भी दो ऑप्शन कभी आपको पूछे जाएंगे तो इसी ऑर्डर में आप यहाँ से याद कर सकते हो। कुछ चाहे तो आप यहाँ से ट्रिक भी बना सकते हो। ठीक है, सबसे कम होता है टीन का और सबसे ज़्यादा होता है जो मोस्ट प्रोबेबली यूजेबल मटेरियल, उसमें 1085 जो होता है कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट गिवन ऑप्शन में से है सिल्वर का, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग सिस्टम इज द बेस्ट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल इंस्टॉलेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऑप्शन है वो टिक कर देता हूँ, कंड्यूट वायरिंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन डिटेल में मैंने इलेक्ट्रिकल वायरिंग से हर एक वायरिंग को इन डिटेल में डायग्राम में वहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है। आपको ऊपर वीडियो मिल जाएगा आई बटन पे, आप वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, कंड्यूट वायरिंग से ऐसे मैंने इन डिटेल में डायग्राम वगैरह भी दिखाया है, पॉइंट्स है वो हाईलाइट वगैरह भी करके आपको दिखाया है। ओके, आप जहाँ से जाके आप इन डिटेल में आराम से वो वीडियो है वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिवर्सल मोटर इज वन विच। ऑप्शन देखते हैं, इज अवेलेबल यूनिवर्सली है, उसे हम लोग यूनिवर्सल मोटर कहते हैं क्या, या फिर कैन बी मार्केटेड इंटरनेशनली, जो इंटरनेशनली हम लोग मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसे हम लोग यूनिवर्सल मोटर कहते हैं क्या, या फिर कैन बी ऑपरेटेड ऑन अ डीसी और एसी सप्लाई, एंड ऑप्शन 4 इज रोटेट्स इन ओनली वन डायरेक्शन। ओके, तो यूनिवर्सल मोटर है वो किसके वजह से कहते हैं, बिकॉज उसमें एसी और डीसी दोनों सप्लाई में हम लोग दोनों सप्लाई है वो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन से मोटर है वहाँ पे हम लोग सिर्फ एसी ही दे सकते हैं, या फिर जो एसी मोटर है वहाँ पे हम लोग डीसी है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एसी मोटर पे यानी कि इंडक्शन मोटर वगैरह में अगर हम लोग ने डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर दिया तो वहाँ पे जो वाइंडिंग है वो बर्न हो सकती है। करेक्ट, और अगर कोई भी डीसी सीरीज मोटर या फिर जिसका कंस्ट्रक्शन सेम यूनिवर्सल मोटर की तरह ही होता है उसे हम लोग एसी सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन अगर डीसी शंट मोटर में अगर हम लोगों ने वहाँ पे उसको एसी सप्लाई दिया तो उसका आवाज़ कुछ इस तरह से आएगा। ओके, तो हमें ये करना नहीं होता है, तो इसलिए एक स्पेसिफिकली मोटर होती है यूनिवर्सल मोटर जो एसी और डीसी दोनों पे भी काम करती है। जो अपने होम अप्लायंसेस होते हैं या फिर मिक्सर हुआ, हैंड ग्राइंडर हुआ, तो ये सारी चीज़ें होती है वो एसी और डीसी दोनों पे चलती है। करेक्ट, तो ये ध्यान में रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ द यूनिवर्सल मोटर। ओके, उसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आया, रेजिस्टेंस मेथड, टैपिंग फील्ड मेथड, सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म एंड स्टेटर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। नॉट पूछा इन्होंने, तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर भी बता देता हूँ। यहाँ पे स्टेटर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है वो हम लोग यूनिवर्सल मोटर में नहीं यूज़ कर सकते। तो रेजिस्टेंस मेथड, टैपिंग फील्ड मेथड एंड सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म्स, इन तीनों का मैंने यहाँ पे इन डिटेल में शॉर्ट में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, वो आप वीडियो पॉज करके एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, रेजिस्टेंस मेथड मैंने कि रेजिस्टेंस ऐड करेंगे जिससे स्पीड कंट्रोल हो सकता है। टैपिंग फील्ड में हम लोग टैपिंग करते हैं फील्ड को, जिससे फील्ड फ्लक्स है वो चेंज होगा, जिसकी वजह से भी स्पीड कंट्रोल होता है। एंड सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रोटर ऑफ वन फेज इंडक्शन मोटर इज ऑलवेज अ वाउंड रोटर, केज और वाउंड रोटर, ऑलवेज अ केज मोटर, या फिर एज अ डबल केज रोटर। तो वन फेज यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है इट इज ऑलवेज अ केज रोटर। यहाँ पे जो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ सिंक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेटर बैक ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ द मोटर, लोड ऑफ द मोटर, द स्पीड एंड द रोटर फ्लक्स, या फिर डीसी एक्साइटेशन। ओके, सिंक्रोनस मोटर के बारे में पूछ रहा है, इसका जो बैक ईएमएफ होता है वो किस पे डिपेंड करता है। सो इन अ सिंक्रोनस मशीन अ बैक ईएमएफ ईबी इज सेटअप इन द आर्मेचर या फिर स्टेटर बाय द रोटर फ्लक्स विच अपोजेज द अप्लाइड वोल्टेज वी। ओके, बैक ईएमएफ क्या है यहाँ पे लिखा है, दिस बैक ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द रोटर एक्साइटेशन ओनली एंड नॉट ऑन द स्पीड एज इन द डीसी मशीन। तो डीसी में हम लोगों को पता है क्या उसका वैल्यू होता है, इज इक्वल टू 5Pn डिवाइडेड बाई 60 इंटू Z/A। तो वो 5 यानी कि फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है और स्पीड पे भी डिपेंड करता है। करेक्ट, तो यहाँ पे रोटर एक्साइटेशन पे ही उसका वैल्यू है वो डिपेंड करता है इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर।
ओके। डीसी में उसका फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है, यानी कि रोटर एक्साइटेशन पे भी एंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सिंक्रोनस में स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि उसका जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट रहेगा। ये आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो। सिंक्रोनस मोटर का जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट स्पीड पे घूमेगा, तो वो है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बैक ईएमएफ पे वो डिपेंड नहीं करेगा। If an increase or decrease in a excitation voltage increases or decreases the strength of the magnetic field and hence there will be the change in the back EMF। जैसे हम लोग उसको डीसी सप्लाई वो चेंज करेंगे, जो कोई भी रोटर का डीसी एक्साइटेशन देते हैं वो चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो बैक EMF है वो चेंज हो जाएगा। एंड द बैक EMF डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड एंड द लोड। ओके, तो सारे ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गए कि वो स्पीड पे भी डिपेंड नहीं करता है, लोड पे भी डिपेंड करता है, डिपेंड नहीं करता है, द स्पीड एंड द रोटर फ्लक्स। ओके, तो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, ये किस में होता है, डीसी मशीन में। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट ऑप्शन है, डीसी एक्साइटेशन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स एट अ सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, फाइंड द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। सिंक्रोनस स्पीड यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर पूछा है। NS इज इक्वल टू कितना होता है 120 F अपॉन P, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 50 एंड पोल्स कितना है 4 पोल्स। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1500 RPM। ओके, बाय हार्ट भी हुआ होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को। ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटिंग एट अ कांस्टेंट लोड एंड इट्स एक्साइटेशन इट्स एडजस्टेड टू गिव द यूनिटी पावर फैक्टर। ओके, सिंक्रोनस मोटर के बारे में बात हो रही है, एक कांस्टेंट लोड पे वो वर्क कर रहा है, इट्स एक्साइटेशन इज एडजस्टेड टू गिव अ यूनिटी पावर फैक्टर। अभी फिलहाल तो वो यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है। इफ द एक्साइटेशन इज फर्दर इंक्रीज द पावर फैक्टर विल बी, अगर एक्साइटेशन बढ़ा दिया तो पावर फैक्टर क्या होगा, 0 हो जाएगा, यूनिटी ही रहेगा, लीडिंग हो जाएगा या फिर लैगिंग हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग किससे फाइंड आउट करते हैं, करेक्ट वी कर्व से, वी कर्व ऑफ द सिंक्रोनस मोटर, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे होता है डीसी फील्ड करंट या फिर एक्साइटेशन और वाई एक्सिस पे होता है यहाँ पे आर्मेचर करंट। ये है यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर। ओके, एक्साइटेशन अगर बढ़ा यानी कि अगर हम लोग इस साइड पे चले जाएंगे तो हमें कौन सा पावर फैक्टर मिलता है, लीडिंग। ओके, इससे ट्रिक भी बताया था मैंने, एक्साइटेशन इंक्रीज कर यानी कि ओवर एक्साइटेड कर दिया, ओवर मतलब ये ज़्यादा करके यानी बेसिकली ये लीड कर देगा। करेक्ट, ऐसा ऐसे याद कर सकते हो, ओवर कर दिया या फिर लीड करेगा मतलब आगे आगे भागेगा, तो इसलिए ये लीडिंग पावर फैक्टर। और अगर एक्साइटेशन कम कर दिया तो लैग करेगा, पीछे पीछे जाएगा मतलब ये लैग करेगा। ओके, और एग्जैक्टली यहाँ पे मिडल पे हम लोग को मिलता है यूनिटी पावर फैक्टर। लोड अगर चेंज भी किया तो उसके अकॉर्डिंग ये जो कर्व है वो भी चेंज होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन इंक्रीज करने से लीडिंग पावर फैक्टर। अपना ऑप्शन 3 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ 75 किलोवाट 3 फेज स्टार कनेक्टेड 50 हर्ट्ज 440 वोल्ट सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मोटर रन्स विद एफिशिएंसी ऑफ 95%, व्हाट विल बी द आर्मेचर करंट। ओके, यहाँ पे एक एफिशिएंसी वाला टर्म इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड दिया है। तो क्या होता है, पावर पता होगा 3 फेज के केस में इट इज़ √3 VI cos phi। ओके, और साथ में इफिशिएंसी अगर देते हैं तो उसको हम लोग इफिशिएंसी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। करंट का वैल्यू सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, करंट I इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय √3 इंटू वोल्टेज कितना दिया है 440 वोल्ट दिया है, cos phi कितना दिया है, cos phi दिया नहीं है। ओके, तो सिंक्रोनस मोटर के केस में हम लोग यूजुअली 0.8 पावर फैक्टर कंसिडर करते हैं, तो नहीं दिया है तो हम लोगों को कंसिडर करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो 0.8 पावर फैक्टर कंसिडर करेंगे, नहीं दिया है तो ध्यान रखना 0.8 लेना और मल्टीप्लाई बाय 0.95। ओके, तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर एग्जाम में ऑप्शन है वो अवेलेबल रहेंगे, सॉरी कैलकुलेटर वो अवेलेबल रहेगा, तो इसलिए इतना इन डिटेल में दिया। तो आपको इजी कैलकुलेशन मिलता है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, तो अगर आई का वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, ये कितना है 75 की, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को इसका आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली 129 एम्पेयर के अराउंड आपको मिल जाएगी। ठीक है, सिर्फ आपको ये पावर फैक्टर है वो कंसिडर करना है। एडिशनल यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो पावर फैक्टर है आपको 0.8 लेना है इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर, एंड इफिशिएंसी यहाँ पे दिया है। ओके, तो इफिशिएंसी भी यहाँ पे ऐड कर देना। ओके, तो करंट का वैल्यू है 129 एम्पेयर। ओके, तो ये पार्ट में हम लोग इतने ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें वो समझ में आ गई होंगी। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है हम लोग सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। मैं बहुत आराम से सिखा रहा हूँ आपको, जितने क्वेश्चन है उसके साथ साथ से हम लोग वही नहीं डिस्कस कर रहे, उससे रिलेटेड पॉसिबल जो क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई भी और जो थ्योरी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोग इन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए
हम लोग आराम से धीरे धीरे जाएंगे सेकेंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगी। क्योंकि टोटल 75 क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने 25 के 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पार्ट 2 में, जिसकी वीडियो की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और कुछ नया सीखने को मिला तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में।